देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हर राज्य में बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह केरल के तिरुवनंतपुरम में चुनावी दौरा करने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को समझ ही नहीं सकता। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ केरल में मुस्लिम लीग को अपना साथी बनाया है, बंगाल के अंदर फुरफुरा शहीद को साथी बनाया है और महाराष्ट्र में शिवसेना को साथी बनाया है। कांग्रेस की दिशा क्या है? लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ये केरल एक जमाने में विकास के लिए जाना जाता था। केरल निरक्षरता को सबसे पहले परास्त करने वाला राज्य था और आज ये राज्य एलडीएफ, यूडीएफ इनके बारी बारी के सत्ता के चक्कर में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। शाह ने आगे ये भी कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, केरल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए। जब यूडीएफ सत्ता में आती है तो वह सोलर घोटाला करती है और जब एलडीएफ सत्ता में आती है तो वह डॉलर गोल्ड घोटाला करती है। ये दोनों में घोटाला करने की स्पर्धा लगी हुई है। यहाँ तक कि अमित शाह ने केरल के सीएम पिनराई विजयन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मैंने सुना केरल के सीएम ने कहा कि केंद्र की एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डॉलर और गोल्ड स्मगलिंग केस का मुख्य आरोपी उनके दफ्तर में काम करता था या नहीं। आपको लोगों को बताना चाहिए कि क्या आपकी सरकार उन्हें 3 लाख रुपए महीना सैलरी दे रही थी या नहीं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी केरल में चुनाव के लिए जनता को लुभाने का हर पैंतरा अपना रहे हैं, लेकिन अमित शाह के केरल पहुंचते ही उनके सभी पैंतरे फीके पड़ गए हैं, क्योंकि अमित शाह ने केरल पहुंचकर राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी की सबूतों के साथ पोल खोलकर रख दी है। 100 दिनों का आंकड़ा पार किए देश में जारी किसान आंदोलन की आखिरी तारीख नजदीक आती दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन में अब प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार घट रही है, चाहे वो यूपी गेट हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर। हर धरना स्थल से किसान अपने घर को लौट रहे हैं। इससे किसान नेताओं की टेंशन भी बढ़ रही है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे और हर राज्य में जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भड़काने में मशरूफ भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के माथे पर लगातार चिंता की लकीरें खिंच रही हैं। अब तो किसान संगठनों का भी मानना है कि इसी तरह लगातार प्रदर्शनकारियों की संख्या गिरती रही तो केंद्र सरकार के सामने वह कमजोर पड़ते जाएंगे। अगर पिछले साल आंदोलन की शुरुआत पर नजर डाली जाए तो 28 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर टेंटों का पूरा शहर बस गया था, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। स्थिति ये है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रव के बाद जांच में कई प्रदर्शनकारियों के गिरफ्तार होने के बाद यूपी गेट पर बसे टेंटों का शहर उजड़ने लगा है, जिसके चलते अब पहले जैसी रौनक दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यूपी गेट पहुंचे। हाल ये था कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक टेंट ही नजर आते थे, लेकिन यह संख्या अब घटकर कुछ में सिमट गई है। ऐसे में किसान आंदोलन की समाप्ति कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ धरना स्थलों से प्रदर्शनकारियों की वापसी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत को अलग अलग राज्यों में किसान महापंचायतों में बिल्कुल जन समर्थन नहीं मिल रहा, जिस वजह से अब फर्जी किसान नेताओं के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार डीएमके के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। कई दिनों से दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसा था। कांग्रेस डीएमके से इस बात के लिए नाराज थी कि उसे बहुत कम सीटें मिल रही हैं। यहाँ तक कि डीएमके के व्यवहार से कांग्रेस खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। कांग्रेस के हाल के चुनाव में प्रदर्शन को देखते हुए डीएमके बेहद कम सीटें ऑफर कर रही थी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस चीफ KS आलागिरे ने नाराजगी जताई थी। लेकिन तमिलनाडु में बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 25 विधानसभा सीटें और कन्याकुमारी लोकसभा सीट दी है। द्रमुक अध्यक्ष MK स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस समिति प्रमुख KS आलागिरे के बीच सहमति बन गई है। इससे पहले डीएमके और कांग्रेस के बीच बात बिगड़ चुकी थी। डीएमके के रवैये पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई थी। वहीं डीएमके बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती थी। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस की फजीयत पर कांग्रेस नेता और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के प्रभारी दिनेश गुंडू राव का कहना है कि देश बीजेपी से खतरे का सामना कर रहा है। ऐसे में सहयोग की भावना के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि कम सीटें मिलने से कांग्रेस का एक खेमा अंदर ही अंदर नाराज है
राव ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद हमें संतुष्ट होना होगा, क्योंकि काफी विचार विमर्श के बाद ये समझौता किया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी और मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अपने धुर विरोधी शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुकी है। हालांकि भविष्य में कांग्रेस को ऐसे गठबंधन से कितना फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग पर अड़े थे, लेकिन वक्त के साथ अब्दुल्ला ने अपने आप को बदल लिया है। इस बार उनके निशाने पर पीएम मोदी नहीं बल्कि विपक्ष और कांग्रेस है। अब्दुल्ला ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिया है, जिसके बाद सियासी बवाल मच सकता है। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज से 5 साल पहले एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोन आया और कहा कि 5 तारीख को कोलकाता चलेंगे, हम मिलकर ममता के लिए काम करेंगे, इसके बदले 50 लाख रुपए आपको दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। बाद में पता चला कि ये पेशकश कई बड़े नेताओं को दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बांटने की राजनीति कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस नाराज हो सकती है। अब्दुल्ला ने कहा कि आरक्षण के नाम पर भी जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश की गई। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए लद्दाख को एसटी दिया। गरीबी को देखते हुए सबको इसके दायरे में लाया गया, लेकिन गुज्जर बकरवाल को एसटी नहीं दिया। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने बजट सत्र के दौरान भी कुछ ऐसा ही भाषण दिया था। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को भी समझ आ गया है कि भारत विरोधी बयानबाजी से उनकी आगे की राजनीति नहीं चलने वाली है, इसीलिए अब्दुल्ला के सुर बदल गए हैं। पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। सिंधिया को बीजेपी और मोदी बहुत पसंद आ रहे हैं। हाल के दिनों सिंधिया ने राज्यसभा में बीजेपी का जिस तरह पक्ष रखा था, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी सिंधिया की तारीफ करने से नहीं चूके। वहीं सिंधिया के जाने का गम कांग्रेस खेमे में बार बार देखने को मिलता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे दोस्त हैं। आज एक बार फिर राहुल गांधी को अपना दोस्त याद आया। राहुल गांधी ने सिंधिया को याद करते हुए बहुत बड़ा बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सिंधिया ने अलग रास्ता नहीं चुना होता तो वो आज मुख्यमंत्री जरूर बन जाते। राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया कांग्रेस में रहकर ही मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में पिछड़ गए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन के महत्व के बारे में पार्टी के यूथ विंग से बात करते हुए गांधी ने कहा कि सिंधिया मुख्यमंत्री बन गए होते अगर वो कांग्रेस के साथ रहे होते, लेकिन सिंधिया बीजेपी में बैक बेंचर बन के रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम करके संगठन को मजबूत करने का विकल्प था। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें यहाँ वापस आना होगा। उन्होंने युवा पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरएसएस की विचारधारा से लड़ने और किसी से भी नहीं डरने की हिदायत दी। गौरतलब है कि पिछले साल सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हुए थे। सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस बार बार उन्हें पार्टी में वापस बुलाने की कोशिश करती है। हालांकि सिंधिया साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। सीएम उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर बुरी तरह भड़क गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध हालत में विस्फोटकों के साथ खड़ी स्कॉर्पियो के मिलने के मामले की जांच एनआईए को ट्रांसफर कर दिया है। अब एनआईए मामले की जांच करेगी। एनआईए को जांच ट्रांसफर करने से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन केस की एटीएस की तरफ से जांच की जा रही है। सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पिछली सरकार में भी वही सिस्टम था। हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं, इसीलिए एटीएस की जांच जारी है। बावजूद इसके अगर केंद्र सरकार जांच को एनआईए को सौंपता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इसका खुलासा नहीं कर देते हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने आगे कहा है कि राज्य के गृह मंत्री ने इस केस को एटीएस को सौंप दिया है, लेकिन एनआईए को ये केस दिया है तो ये दिखता है कि विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से इस केस को उनके हाथ में दिया गया है, ये दिखाता है कि इस केस में कुछ गड़बड़ झाला है। गौरतलब है कि पिछले साल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी केंद्र सरकार और उद्धव सरकार आमने सामने थी। उद्धव ठाकरे सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा।
और एक बार फिर एक हाई प्रोफाइल केस की जांच में उद्धव ठाकरे अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि दक्षिण मुंबई में अंबानी की बहुमंजिला घर एंटीलिया के पास 25 फरवरी को एक स्कॉर्पियो कार के अंदर जिलेटिन की छड़ें रखी हुई मिली थी। पुलिस ने कहा था कि कार 18 फरवरी को एरोली मुलुंद ब्रिज से चोरी हुई थी। गाड़ी के मालिक हिरेन मनसुख शुक्रवार को ठाणे में मृत पाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।